हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो होता है वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हिंदी में स्वास्थ्य की अवधारणा बोलते हैं। इसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो स्वास्थ्य ऑफ हेल्थ को हिंदी में स्वास्थ्य की अवधारणा भी बोलते हैं। इसमें स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग या कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जीवन शैली, पर्यावरण, पोषण और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि आप मानसिक तरीके से ठीक हैं या नहीं है, शारीरिक तरीके से ठीक है या नहीं है, सामाजिक तरीके से ठीक हैं, या आत्मिक कल्याण आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारे प्रोस्पेक्टस पे आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो है वो डिपेंड होता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ये एक जीवन की लगातार रहने वाली पर्यावरणीय और पोषण और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसको स्वास्थ्य बोलते हैं। अब डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के आयाम हिंदी में बोलते हैं हम। तो स्वास्थ्य केवल बीमारी से मुक्ति होना नहीं है, बल्कि यह कई पहलुओं से मिलकर बनी एक समग्र स्थिति है। निम्नलिखित 6 प्रमुख आयाम स्वास्थ्य को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। मतलब डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है वो आपके टोटल 6 टाइप होते हैं, जो आपके कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पे डिपेंडेड होते हैं। और स्वास्थ्य केवल बीमारी नहीं है, ये आपके और भी इसमें कुछ अवयव जुड़े हुए हैं, और भी इसमें कुछ आयाम जुड़े हुए हैं जो कि ये क्लियर करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है या नहीं है, या आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, या कौन से प्रोस्पेक्टस से आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। साथ ही इसमें हम जो है वो 6 जो पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उनके ऊपर हम देखेंगे कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को, डायमेंशन ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, और कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है या आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करेंगे, और ये टोटल 6 होते हैं। एक एक करके हम ये सारे डायमेंशंस को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो स्वास्थ्य जो है वो केवल बीमारी से मुक्ति होना नहीं है, आपका मानसिक तरीके से भी ठीक होना, मानसिक तरीके से भी हेल्दी होना, ये स्वास्थ्य का एक अवयव में आता है। इसमें जो है वो ये बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर ही बनता है, एक चीज़ से नहीं मिल सकता है। इसके बाद देखिए पहला अवयव जो है आपका स्वास्थ्य की प्रमुख अवधारणा का शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो शरीर के अंगों का सही कार्य करना, संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना, ठीक, और पर्याप्त आराम करना इसमें शामिल है। मतलब जो फिजिकल हेल्थ है आपकी, उसमें आपको अच्छा हेल्दी खाना लेना है, सही तरीके से आपके शरीर के अंग काम करने चाहिए। उसके बाद आपको डेली जो है वो योगा करना है या मेडिटेशन करना है, और कंप्लीट आपको रेस्ट करना है। सबसे पहला अवयव जो है आपका वो आपका फिजिकल हेल्थ होता है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फिजिकली हेल्थ रहेंगे, फिजिकली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, तो आपके स्वास्थ्य पे गलत तरीके के प्रभाव पड़ना उतना ही कम होगा और उतना ही कम उसका असर होगा। स्वास्थ्य मतलब आप जो है आपके अंग अच्छे से काम कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेड ना हो, है ना। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेड होंगे तो क्या होगा कि आपका कुछ काम करने का मन है, या फिर आपका कुछ अलग तरीके से काम को प्लान करने का मन है, लेकिन आपका जो अंग है वो काम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो आपको क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है। आपको इरिटेशन हो रही है, आपको मन में आपको दुख हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो इनडायरेक्टली वे में क्या होगा, आपके मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर आराम से पड़ेगा। क्योंकि आपको कहीं जाने का मन है तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है ना। और जब आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आप संतुलित आहार भी उस तरीके से नहीं ले पाएंगे जिस तरीके से आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इसके बाद व्यायाम की बात करेंगे तो व्यायाम देखिए, अगर आप व्यायाम डेली अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपके जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन आराम से रन करेगा। आपको प्रॉपर आपके हर एक टिश्यू को हेल्दी ऑक्सीजन और आपका ब्लड सप्लाई होगा, जिससे कि आप हेल्दी महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, और आपको मानसिक स्थिति में भी सुधार व्यायाम से मिलेगा। आप पर्याप्त आराम की बात करेंगे तो पर्याप्त आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अगर आराम नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा कि अगर आप पूरी तरीके से आराम नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के टिश्यू जो हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो थके हुए रहेंगे,
ठीक, और थके हुए रहेंगे, उनमें कोई ना कोई आपको वीकनेस फील होती रहेगी, और उस वीकनेस फील होने की वजह से आपके शरीर का वो वाला अंग जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब देखिए सेकंड बात करते हैं हम मानसिक आयाम की, मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन जो होता है वो आपका सोचने, समझने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, मेंटल डायमेंशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें तनाव मुक्त और स्थिर मानसिक स्थिति होना भी आपका मानसिक आयाम का अवयव होता है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपका सोचना और आप क्या समझ रहे हैं, उस समझने के बाद आप उसके लिए क्या निर्णय ले रहे हैं, है ना, क्या आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके अंदर क्या भावनाएं एकत्रित हो रही हैं कुछ भी चीज़ को सोचने के बाद, कुछ भी चीज़ को समझने के बाद। ये सारा जो मैटर है वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ये आपके मेंटल हेल्थ पे बुरा असर भी डाल सकता है और अच्छा असर भी डाल सकता है। जिस तरीके से भी आप सोचते हैं बुरा या अच्छा, उसी तरीके से आपका ब्रेन काम करता है, आपकी मेंटल हेल्थ हेल्दी रहती है, और उसी तरीके से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो किसी भी प्रकार के ट्रॉमा को झेलने की ताकत को रखती है। किसी भी प्रकार के ट्रॉमा मतलब किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा अगर हो रहा है तो उसको भी आप अपनी मेंटल हेल्थ के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि भाई मुझे कैसे मैनेज कर सकता है, आप सोच सकते हैं कि भाई मुझे इस कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारा जो डिपेंडेड होते हैं वो आपके मेंटल डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। पारिवारिक मित्रतापूर्वक और व्यावसायिक संबंधों में सामंजस्य, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप एक परिवार में रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए परिवार में लोग मौजूद रहेंगे। वो आपकी समस्या को सुनेंगे, वो आपकी समस्या को सुनकर आपके साथ बैठ के उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको ये मेंटली सपोर्ट बना रहेगा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अब थर्ड डायमेंशन की बात करेंगे तो सामाजिक आयाम। देखिए सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन क्या होता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, सहयोग करना और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाना, ये आपका सामाजिक सोशल डायमेंशन के अंदर आता है। इसके बाद देखिए पारिवारिक मित्रता और व्यावसायिक संबंधों में सामंजस्य। तो आपका सोशल मतलब सोसाइटी मतलब आपके आसपास रहने वाले लोग, कम्युनिटी। तो इससे क्या होगा, आपके थर्ड डायमेंशन में सामाजिक आयाम में आपको दूसरों के साथ अच्छे से संबंध बनाने हैं, उनका सहयोग करना है व अपने लिए उनका सहयोग लेना है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए जब आप किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग करते हैं तो तभी दूसरा व्यक्ति भी आपका सहयोग करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग करते रहें और वो आपका सहयोग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप किसी का सहयोग करेंगे तो सामने वाला भी आपका सहयोग उतना ही करेगा। उससे आपको सोशल डायमेंशन आपका बना रहेगा, सोसाइटी में आपका जो रुतबा है वो बना रहेगा, और आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरे आपके काम आएंगे। इससे आपको सोशलाइजेशन बना रहेगा, मतलब दूसरों से आपका संबंध जो है वो बना रहेगा। ये डायमेंशन जो है ये भी आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का एक डायमेंशन है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक मित्रता और व्यावसायिक संबंधों में सामंजस्य, आप एक परिवार में रहते हैं तो आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की परेशानियों को समझना है, एक दूसरों की दिक्कत को समझना है, तभी आपका परिवार होने का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए फोर्थ जो है आपका वो भावनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं इमोशनल डायमेंशन। तो अपनी भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना, ये आपके भावनात्मक इमोशनल डायमेंशन में आता है। क्रोध, दुख, खुशी आदि पर संतुलन बनाए रखना, ये भी आपका इमोशनल डायमेंशन में आएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए भावनात्मक आयाम में अपनी भावनाओं को पहचानना है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपका मन किस चीज़ के लिए कर रहा है, आपका दिल किस चीज़ के लिए कर रहा है, आपको क्या करना है, आपको खाना खाने का मन कर रहा है, आपको खेलने का मन कर रहा है, आपको किसी से बात करने का मन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे देखना है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ है, किसके साथ बात करके आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसके साथ बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इमोशनल डायमेंशन को यूज़ कर सकते हैं। आप उससे बात करके अपने स्ट्रेस को, अपनी हेल्थ को, अपने मन को ठीक रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्रोध,
आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको किसी से बात करने का जो है वो कोई पर्सन नहीं मिल रहा है आपको, या फिर आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप किससे बात करके अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ को भी कंट्रोल करना भावनात्मक आयाम में आता है। भाई आप क्रोध कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों पे गुस्सा उतार सकते हैं, अपने बॉस पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये सबको आपको कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, हेल्थ सर्विसेज की, जो आपकी 5th डायमेंशन है। ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं, जिनको हम स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, अस्पताल में टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, चिकित्सकों की उपलब्धता, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। इसको हम बोलते हैं हेल्थ सर्विस। तो इसमें क्या होगा कि हेल्थ सर्विस में क्या होगा कि आप अस्पताल जाएंगे या फिर आप किसी भी क्लिनिक जाएंगे या किसी भी आप जो है वो किसी भी हेल्थ वर्कर के पास जाएंगे जो कि सर्टिफाइड होगा, जो कि एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे आपको अस्पताल में टीकाकरण दिया जाएगा, प्रसव पूर्व देखभाल दी जाएगी, चिकित्सा की उपलब्धता, सारी उपलब्धता वहाँ पे मौजूद होंगी, है ना। वहाँ पे सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। तो ये आपके हेल्थ सर्विस में आता है, क्योंकि ये भी आपका एक सोसाइटी का, कम्युनिटी का पार्ट होता है, और इसके बिना आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पर इसके बाद आता है आपका 6th डायमेंशन, जो कि है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपका स्वच्छ जल, वायु और सुरक्षित वातावरण में रहना, ये आपका जो है वो इन्वायरमेंटल में आता है। इसके बाद प्रदूषण से बचाव, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना, ये भी आपका किस में आएगा, पर्यावरणीय आयाम में आएगा, मतलब इन्वायरमेंटल डायमेंशन में आएगा। इसमें आपको स्वच्छ जल पीना है, साफ़ सुथरी और फ्रेश एयर लेनी है, वायु लेनी है, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है जिससे कि आपको अच्छी वायु वहाँ पे मिल सके। ठीक है, इसके बाद आपको प्रदूषण से बचाव करना है। प्रदूषण से बचाव कैसे कर सकते हैं भाई, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने आसपास गंदगी इकट्ठा ना होने दें, है ना। आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको धो के अच्छी तरह स्टराइल करके खाएँ। आपका आसपास सफाई होनी चाहिए, आपको बार बार हाथ धोने चाहिए। आपका पर्यावरण में एयर साफ़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे धुआं निकल रहा है उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। आपका सारा जो आसपास का एरिया है वो क्लीन और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपको फ्रेश एयर मिल सके, आपको अच्छा पानी मिल सके। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो पीने का पानी है उसके आसपास कोई भी गंदगी वस्तु या कोई भी ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें ना हो जिससे कि आपका पीने का पानी दूषित होने के चांसेस वहाँ पे हो जाएं। तो ये आपका आता है पर्यावरणीय आयाम में, इन्वायरमेंटल डायमेंशन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन हिंदी जो स्वास्थ्य के निर्धारक होते हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को स्वास्थ्य के निर्धारक कहा जाता है। ये कारक तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा। ये जैविक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और व्यावहारिक सभी स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। इन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। हिंदी में इसे निर्धारक स्वास्थ्य के कारक बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारे 8 टोटल कारक होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि स्वास्थ्य के निर्धारण का जो उसके कारक हैं वो क्या होगा, उनकी वजह से स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं, क्या ऐसा तरीका है जो अगर वो उनके ऊपर प्रभाव डले तो जो मरीज़ है उसको क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में बताई जाती हैं। इसके ही द्वारा हम ये पता करते हैं कि कौन सी जगह पर डेफिशिएंसी हो रही है, कौन सी जगह पर कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य के जो कारक निर्धारण किए गए हैं, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ निर्धारण किए गए हैं, उनमें कोई भी प्रकार की जो है वो डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। ये आपके स्वास्थ्य के निर्धारक के ऊपर डिपेंड होता है। आइए हम बात करते हैं हेल्थ डिटर्मिनेंट के कारक 1 की। तो अनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर, जो जन्मजात विशेषता होती है जैसे रोगों की प्रवृत्ति, शारीरिक बनावट आदि, यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। तो अनुवांशिक में क्या होता है कि जो बीमारी उनके माता पिता को रही होगी या उनके परिवार में किसी को रही होगी, वही बीमारी मरीज़ को भी होने के चांसेस रह सकते हैं। और अगर जो बनावट उसके माता पिता के उसके शरीर की होगी, वही सेम बनावट भी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकती है। ये आपके अनुवांशिक कारक में आते हैं। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाले, सपोज कीजिए कि
किसी के घर में किसी की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको बीमारियां जल्दी जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यही कारण उसकी बेटी के साथ या उसके बेटे के साथ भी हो सकते हैं कि उसको जेनेटिक फैक्टर आ जाए कि वो भी जल्दी जल्दी बीमार हो और उसको भी जल्दी जल्दी बीमारियां लगें, उसका भी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखिए जो सेकंड अनुवंशिक कारक है वो है आपका पर्यावरणीय कारक, जिसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, साफ सुथरा घर और कार्यस्थल, कवच प्रबंधन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको अच्छा जल पीना है, अच्छा पानी पीना है, अच्छा वायु लेनी है, साफ़ सुथरा घर होना चाहिए आपका, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके आसपास का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये आपका सेकंड डायमेंशन में आएगा। थैंक यू। इसके बाद देखिए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य का नकारात्मक प्रभाव। अगर आपका स्वास्थ्य, आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं होगा, आपके आसपास का इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो उसका इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप भी जल्दी जल्दी बीमार होंगे और आपको साफ़ जल और साफ़ पानी और साफ़ वायु पीने को या लेने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया भी वहाँ पर रहे। देखिए तीसरा कारक है आपका आर्थिक स्थिति, जिसको हम इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटस में देखिए आय का स्तर, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आय का स्तर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ उसमें कमी आएगी, आप अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य, अगर आप बीमार होते हैं तो अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर से आप उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी कई बार आपके हेल्थ के लिए डिपेंडेंट होता है या आपके हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपके पास अगर अच्छी आय नहीं होगी तो आप ना तो अच्छा खाएंगे, इस वजह से भी बीमार होंगे। दूसरा, आप बीमार हो गए तो अच्छी जगह इलाज नहीं करा पाएंगे, ये आपका सेकेंड रीज़न होगा बीमार होने का। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आय जो है, आपके इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो आपके परिवार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद गरीब परिवारों में कुपोषण और बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छा पहनते नहीं हैं, अच्छा उनके पास सफाई नहीं होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, कम रिसोर्सेज होते हैं। ये मेन कारण है उनका, ये गरीबी में आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस होने का। तो बेटर है कि आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में पता हो, आप कम से कम बच्चे, आप थोड़े बच्चे पैदा करें लेकिन उनको अच्छी सेहत दें, अच्छा खाना दें, अच्छी एजुकेशन दें, उससे आपका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी हद तक सुधर सकता है, जो कि एक कारण है ये सब होने का। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य की जानकारी होना, जीवन शैली विकल्प होना, आपको आएगा समझ में कि आपको कैसा जीवन जीना है, आपको आसपास सफाई रखना क्यों ज़रूरी है, आपको साफ़ पानी पीना क्यों ज़रूरी है, आपको साफ़ वायु में रहना क्यों ज़रूरी है, आपको अच्छी एजुकेशन का क्या मतलब है, क्या महत्व हो सकता है आपके जीवन में, इन सब की जानकारी के लिए आपको जागरूक होना, आपका एजुकेशन लेवल अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ से आपको बीमारी हो सकती है, किस चीज़ से आप बीमार रह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बीमारी का कारण हो सकती है, उसको आपको कैसे दूर करना है, तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। इसके बाद शिक्षित व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य निर्णय ले सकता है। जैसा कि हमने अभी समझाया आपको कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, अगर वो पढ़ा लिखा है, तो उसे अच्छे से पता होगा उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छे से निर्णय ले सकता है कि उसको कैसा एजुकेशन देना है और एजुकेशन क्यों देना है, ये वो अच्छे से पता कर सकता है, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल का स्तर भी आपका अच्छा होना। इसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, हेल्थ सर्विसेज। तो अस्पताल, टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, चिकित्सा की उपलब्धता, ये आपके हेल्थ सर्विस में आना चाहिए। मतलब आपके आसपास आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल आपके घर से कितनी दूरी पे है, टीकाकरण लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या यूजेस है, क्यों लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ सर्विस में पता होनी चाहिए और आपको हेल्थ सर्विस में जाके ये सारी जितनी भी ये सुविधाएँ हैं वो लेनी चाहिए और अपने परिवार को देना चाहिए। प्रसव पूर्व क्या क्या देखभाल होती है, प्रसव पूर्व देखभाल नहीं करने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ये सारी जानकारी आपको अपने हेल्थ सर्विस जो आपका हेल्थ प्रोवाइडर हैं उनसे लेनी चाहिए। सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। मतलब गवर्नमेंट जो आपको अस्पताल दे रही है, सुविधाएं दे रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आपको क्या कहते हैं ये काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे आपको बेहतर स्टाफ मिलेगा, एजुकेटेड स्टाफ मिलेगा, आपको
यहाँ पे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जानकारी देने के लिए आपको विकल्प मिलेगा, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है और हमें उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए आप वहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो कि अस्पताल में बहुत ही कम दामों में या फ्री में गवर्नमेंट आपको उपलब्ध करा रही है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अस्पताल कहाँ पर है, टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, प्रसव पूर्व देखभाल क्यों ज़रूरी है, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आपने नहीं ली, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ पे मिलती हैं, अच्छी सेवाएं कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं, वो इलाज फ्री है या नहीं है, कोई आपसे पैसे तो नहीं लेने की कोशिश कर रहा है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप पढ़े लिखे होंगे और आप जाके वहाँ पे काउंसलिंग लेंगे। तो इससे आपको ये इसके बाद बात करते हैं देखिए सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की। तो सोशल एंड सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं वो पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं, स्त्री पुरुष असमानताएं आदि के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। समाज का सहयोग या भेदभाव व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप किसी से भेदभाव रखेंगे, ठीक है, तो उसके मानसिक स्तर पर इसका असर पड़ेगा और उसकी समाज में जो छवि है वो भी खराब होगी और उसका मानसिक संतुलन भी खराब होगा, जिसकी वजह से वो बीमार रह सकता है। इसके बाद पारिवारिक परंपराएं, मतलब कुछ परंपराएं होती हैं तो उनको भी निभाने के लिए आपको समाज में अपना कल्चर फैक्टर्स को अपनाना चाहिए, सामाजिक मान्यताएं आपको माननी चाहिए, स्त्री पुरुष में असमानताएं होती हैं ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो आपको पता है एक सामाजिक मान्यताओं को मानने वाला और पारंपरिक परंपराओं को मानने वाला देश है। तो इससे हमारे कल्चर पे, हमारे सोसाइटी पे बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये आपको एक आपके सोशल फैक्टर में आता है, इसको आपको इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक और नीतिक कारक की, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी फैक्टर की। तो सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, कानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार आपको कौन कौन सी योजना के तहत जो है वो फ़ायदा पहुंचा रही है, कौन सी योजनाओं के तहत आपको सर्विसेज दे रही है, इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या कानून आपके लिए बनाए गए हैं, वो सार्वजनिक हैं या नहीं है, इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। इससे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाने के बाद उसका लाभ आप सरकार से फ्री में ले सकते हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इसके बाद नीति निर्धारण भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपकी क्या नीति है उसको निर्धारण करना चाहिए और उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इससे आपके पॉलिटिकल और पॉलिसी फैक्टर में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। इसके बाद है आपका राजनीतिक और नीतिज्ञ कारक, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फैक्टर। तो सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, कानून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नीति निर्धारण भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी आपके समाज में सारी जितनी भी आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो समाज के साथ में सामंजस्य बना के आपके लाइफ में, आपके जीवन में अच्छी प्रगति करते हैं, अच्छा सम्मान दिलाते हैं, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सपोर्ट जो है वो प्रॉपर बनी हुई रहती है। नीति निर्धारण भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी आपके जीवन का एक पार्ट है जिसको आपको जीना है और उसके सहारे आपको अपनी ये कमी पूरी करनी है। इसके बाद देखिए बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन की। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और सामाजिक रूप से स्वीकार्य विधियों व तकनीकियों पर आधारित होती है, जिसे हर व्यक्ति और परिवार को उनकी पूरी सहभागिता के साथ सस्ती लागत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मतलब कि प्राथमिक क्या है, WHO के अनुसार क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कि आपको सस्ती, अच्छी और आपकी जो है वो समाज में स्वीकृति, मतलब हर तरीके का आदमी, हर तरीके का वर्ग, गरीब अमीर, हर तरीके से उसका लाभ उठा सके, सरकार उसको लाभ दे सके, उसको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो सके और वो उसके बजट में भी हो सके। ऐसी जो है वो स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि ये सबका समान अधिकार है। बीमार कोई भी हो सकता है, अमीर हो, गरीब हो, अच्छी जाति का हो, गंदी जाति का, छोटी जाति का हो, कैसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सबको कॉमन रूप से समान सेवाएं मिलनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब आदमी है तो वो बीमारी के कारण मर रहा है, अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसके लिए WHO ने ऐसी सुविधा की है। ऐसी गवर्नमेंट संस्था चल रही हैं जो गरीब हो या अमीर हो सबको समान देखभाल, समान इलाज
और हर तरीके से समानता का प्रदर्शन दिखाता है। और यही आपके WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जो है वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और सामाजिक रूप से स्वीकार्य विधियों के आधार पर नीतियाँ तय की गई हैं, जिसको आपको। इसके बाद बात करते हैं, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य विशेषताएं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? देखिए सुलभ मतलब एक्सेसिबल, गांव और शहर दोनों में उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गांव के लोग वंचित रह जाएं और शहर के लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ही लोगों को, सारे ही कम्युनिटी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए, आम जनता के लिए जो है वो सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से मर रहा है और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए कि वो अगर गरीब भी है तो वो उसको अफोर्ड कर सके, उसको ले सके, इतना उसका जो है वो राशि जो है तय की गई होनी चाहिए। इक्विटेबल मतलब सभी के लिए समान होना चाहिए, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी भी किसी को भेदभाव करके नहीं लगती हैं, सबको समान रूप से लगती हैं। तो इलाज में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सबका समान अधिकार है। इसके बाद देखिए समग्र, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, तो रोकथाम, इलाज और पुनर्वास की शामिल करती है। ठीक है, जो अगर कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली है तो उसकी रोकथाम के लिए और उसे दोबारा से पैदा ना होने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे वहाँ पे पॉलिसी होनी चाहिए। इसके बाद अन्य क्षेत्र के सहयोग से, जैसे इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के द्वारा जल, पोषण, शिक्षा आदि क्षेत्रों के साथ इसका सामंजस्य बनना चाहिए। जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं कम्युनिटी में, किसके सेक्टर में कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में। मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, उसकी बीमारी में उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कम्युनिटी में पानी गंदा है, अगर उसका आसपास का एनवायरनमेंट गंदा है, या फिर लोगों की सोच लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जीवन यापन करना है, किस तरीके से साफ सफाई करनी है, तो उसके लिए आपको दूसरे लोगों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा के लिए आपको शिक्षा समिति में जाना पड़ेगा, ठीक है, हेल्थ एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप अपनी शिक्षा में डेली मर्रा की सफाई के बारे में ऐड करें, आप साफ पानी के बारे में बताएं, इन सारी अच्छी आदतों के बारे में बताएं, हाथ धोने के बारे में बताएं। तो शिक्षा के थ्रू ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। साथ ही अगर आपका जल निगम जो होता है उससे बात करनी पड़ेगी कि वहाँ के भाई पानी को चेक करें, वहाँ के पानी को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, कैसे साफ़ रख सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी दें। तो अन्य क्षेत्रों से भी आपको अच्छी हेल्थ के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें तो लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। मतलब लोग खुद से डेस्परेट होने चाहिए कि हाँ उनको साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ सफाई में रहना चाहिए, ये उन्हें खुद से पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये ओवरकम करने में हेल्प मिल सके। अगर उनको वो खुद से नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेन का मतलब है कि आप उसको शुरू तो कर सकते हैं, सफाई भी करा सकते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको कम्युनिटी को अपने साथ में पार्टिसिपेशन कराना। अब देखिए बात करेंगे कंपोनेंट की, तो इसके टोटल 8 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक, कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा वर्ष 1978 के अल्मा अट्टा सम्मेलन में दी गई थी। इसमें 8 प्रमुख घटक जो है वो शामिल किए गए थे, 8 कंपोनेंट शामिल किए गए थे। वो 8 कंपोनेंट कौन कौन से थे, एक एक करके हम सबको देखिए। इसमें 8 घटक में सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है आपको। सभी को पोषण, परिवार नियोजन और जो आपके रोग हैं उसकी रोकथाम के बारे में आपको जानकारी देनी है। पहले आपके घटक में आता है हेल्थ एजुकेशन, दूसरे आपके घटक में आता है पोषण की उन्नति, ठीक है, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो संतुलित आहार के बारे में आपको बताना है, कुपोषण की रोकथाम के बारे में आपको बताना है, पोषण कार्यक्रमों को संचालन के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी देनी है। ये सारी जानकारी से आप ये 2 जानकारी आपकी इसमें दिखाई गई हैं, हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये दोनों अगर आप सही तरीके से वहाँ पे जानकारी देंगे तो काफ़ी हद तक आपको रोगों में रोकथाम करने के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए हेल्प मिल सकती है। इसके बाद देखिए साफ पानी और स्वच्छता के बारे में, सेफ वाटर एंड सैनिटेशंस, तो स्पष्ट रूप से जो है उपलब्ध होना चाहिए।
साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। शौचालय और आपका जो कचरा है उसका निपटारा प्रॉपर तरीके से विधि के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ जो आपका कंपोनेंट है, जो फोर्थ आपका घटक है, वो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब गर्भवती महिलाओं की सही से देखभाल होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, बच्चों का टीकाकरण सही और प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ठीक है। और विकास का आपको उसको जो है वो एजुकेशन देना चाहिए, किस तरीके से अपने गर्भावस्था में देखभाल कर सकती है, क्या क्या उसे जांचें करानी है, कहाँ कहाँ जाकर वो जांचें की फ़ायदा ले सकती है, कि जांचें होने के बाद अपने बच्चे के लिए टीकाकरण कहाँ करवा सकती है, कौन कौन से टीके उसके लिए होते हैं, किस किस बीमारी के लिए वो टीके लगाए जाते हैं। इन सब की जानकारी अगर आप माँ को बताएंगे तो वो इन सारी चीज़ों का लाभ लेगी। और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये बहुत ही कम दामों पे या फ्री में गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करा रही है, और कौन कौन सी सुविधाएं पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो माँ के लिए, बच्चे के लिए चलाई जा रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। साथ ही आपको साफ़ पानी पीने के बारे में, साफ़ जगह पे शौच करने के बारे में, और वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं घर से जो गंदा पानी निकलता है उन सब का प्रॉपर निस्तारण के बारे में भी वहाँ पे जानकारी। इसके बाद देखिए आपका टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। पांचवा जो घटक है आपका इम्यूनाइजेशन है। बच्चों को संक्रमण बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं हर सेंटर पे, प्रॉपर तरीके से टीकाकरण होता है। जितनी भी खतरनाक बीमारियां हमारे देश में चल रही हैं उन सब के लिए सरकार ने बिल्कुल फ्री टीकाकरण कर रखा है। इसके लिए आपको जानकारी देनी है। निर्विष्ट टीकाकरण कार्यक्रम चलाना है, मतलब कि आपके टीकाकरण के कार्यक्रम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले ही आपको कम्युनिटी के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई इस दिन जो है वहाँ पे टीकाकरण होगा, इस चीज़ का टीकाकरण होगा, अपने अपने बच्चों को टीकाकरण आके करा लें। इस चीज़ के लिए आपको पूरा प्लान बनाना है, ड्यू लिस्ट बनानी है, और आपको कम्युनिटी में एक्सप्लेन करना है। अपनी आशा आंगनवाड़ी के हेल्प से आपको वो कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन भिजवानी है और वहाँ पे टीकाकरण को कंप्लीट करना है और उनको प्रॉपर जानकारी देनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी, जिससे कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे हो रहा है फर्दर तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए माइंडली प्रिपेयर रहें पहले से कि भाई ये इसको साइड इफ़ेक्ट होगा इस दवाई से, तो वो अच्छी बात है कि मतलब कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब दवाई वहाँ पे असर कर रही है। इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग आपको वहाँ पे क्रिएट करनी है, जिससे कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो माँ जो उसके पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो टीका लगवाने के लिए डिनाई ना कर पाएँ। इसके बाद छठा जो घटक है आपका सामान्य रोगों और चोटों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरीज। तो कॉमन जो डिजीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा के गिरने से या किसी चीज़ के लगने से जो चोटें लग जाती हैं, उसका आपको क्या करना है, उपचार करना है। जैसे बुखार हुआ, दस्त हुआ, सर्दी, खांसी, सामान्य रोग जैसे उपचार हैं, इनका इलाज आप अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं। मामूली चोटों को और घाव को भी आप फर्स्ट एड वहाँ पे कर सकते हैं। आपका छठा जो कंपोनेंट है वो सामान्य रोगों और चोटों का उपचार करना है, जो इजीली आपके छोटे अस्पताल में भी अवेलेबल हो जाता है। अगर वो कोई बड़ी चोट है तो छोटे अस्पताल से आप बड़े अस्पताल में उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। ये जानकारी भी आपको पेशेंट को देनी। इसके बाद हम बात करेंगे सातवें और आठवें घटक की। तो सातवें घटक जो होगा, 7th कंपोनेंट जो होगा, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़। आपको अच्छे से पता है कि आपकी बहुत टाइप की डिजीजेज होती हैं, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो अभी हमारा जो कोरोना फैला था वो पेंडेमिक डिजीज़ थी, क्योंकि वो बहुत सारे देशों में मिलकर फैला था। एंडेमिक डिजीज़ जो होती है वो एक देश में, एक कम्युनिटी में जो फैलती है उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। तो जैसे मनोरेगा, टीबी, डेंगू, मलेरिया, पानी की रोकथाम के लिए, जांच, निगरानी और इलाज के लिए जो प्रिवेंशंस होते हैं उनको हम रोगों की रोकथाम के लिए, नियंत्रण करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके आसपास पानी जमा ना होने दें, डेंगू वाले मच्छर ना होने दें, मलेरिया वाले मच्छर पैदा ना होने दें, टीबी का कोई पेशेंट है तो उसके आसपास उससे बात करते समय दूरी बना के रखें, उसको आइसोलेट करें, उसको मेडिसिन दिलाते रहें। इस तरीके का प्रिवेंशन अगर आप लेंगे तो कम्युनिटी को एक बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं। यही आठवां घटक जो है वो आवश्यक दवाओं की उपलब्धि, मतलब प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, मतलब जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो हर किसी के घर में होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है कि भाई ये मेडिसिन आपके घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। तो उनको बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी है। ज़रूरी और सामान्य दवाओं का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होना, मतलब आपके 100 मीटर के दायरे में ऐसी कोई शॉप होना, ऐसा कोई मेडिकल होना, या आपके घर में ऐसा कोई किट बनी हुई होना जो किसी भी प्रकार के इमरजेंसी होने पर आप उसको प्रोवाइड करा सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त या कम दामों में दवाइयों का उपलब्ध कराना।
कुछ लोग अगर नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए आप अपने स्वास्थ्य केंद्र पे कम क्या कहते हैं अमाउंट वाली या फिर कम खर्चे वाली और सस्ती दवाइयाँ या फ्री वाली दवाइयाँ उनको एटलीस्ट उपलब्ध करा दें, जिससे कि वो इमरजेंसी में अपने घर पे ही फर्दर ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकें और उसके बारे में उसको जानकारी दे दें। ये थे आपके टोटल 8 घटक जो प्राइमरी हेल्थ केयर में WHO द्वारा सेट किए गए थे। और ये 8 घटक जो है एक इंसान को रोगों से बचाने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, उसकी सामाजिक हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन 8 में से अगर एक भी कंपोनेंट अगर नहीं होता है तो आपकी लाइफ पे वो निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ एंड कम्युनिटी के बारे में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जन भागीदारी, ठीक है। बिना कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। पार्टिसिपेशन इसका मतलब है कि स्थानीय समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना। मतलब अगर आप उनके आसपास सफाई रखने का प्लान बना रहे हैं तो आप तो सफाई करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से वो गंदा हो जाएगा, तो उसके लिए उसको आसपास के लोगों को आपको अपने साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि भाई ये सारे आसपास आपको सफाई रखनी है। उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपने सफाई नहीं रखी है तो उससे क्या क्या इफेक्ट वहाँ पे हो सकते हैं, कि भाई मलेरिया के मच्छर पैदा हो सकते हैं, आपकी गंदगी से आपकी वायु, आपकी जो एयर है वो प्रदूषित हो सकती है, आपका पानी प्रदूषित हो सकता है, आपके घर में गंदगी रह सकती है, गंदे गंदे कीटाणु पैदा हो सकते हैं। इन सब के बारे में उनको काउंसलिंग करना है, जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके उस चीज़ को मेंटेन। अब देखिए समुदाय की भूमिका क्यों जरूरी है, ये भी देख लीजिए। देखिए स्थानीय ज़रूरतों की पहचान समुदाय ही कर सकता है। भाई उसके आसपास किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये तो आपको लोकल बंदा ही बता सकता है। आप तो नहीं असेस कर सकते एक दिन में वहाँ जाके या थोड़े टाइम में, ठीक है। समुदाय की भागीदारी से कार्यक्रमों की स्वीकृति और सफलता बढ़ती है। जो आप कार्य वहाँ पर करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है अगर आप वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। यह स्वयं निर्भरता और स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन करता है। मतलब उसको जो अगर आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे तो वो उसका रखरखाव और उसका मेंटेनेंस वहाँ पे भी कर सकता है। इस चीज़ में भी आपको हेल्प मिल जाती है, इसलिए आपको कम्युनिटी को उस भूमिका में इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूरी पैटर्न होना। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय की भागीदारी के उदाहरण। तो देखिए आशा जो होती है वो आंगनबाड़ी के साथ मिलकर आपकी इस सारी समस्याओं को काफ़ी हद तक ओवरकम कर देती है। जैसे कम्युनिटी में कोई बात आपको पहुंचानी है, आपको कहीं से कोई टीकाकरण के लिए या अन्य जानकारी के लिए कहीं से कोई मरीज़ को बुलवाना है, या लोकल लोगों को कैसे मनाया जा सकता है, उनकी कम्युनिटी कैसी है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या कोई भी प्रकार का सर्वे करने के लिए आपको आशा की हेल्प और आंगनबाड़ी की हेल्प वहाँ पे उस काम को इजी बना देती है। स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों में भागीदारी के लिए भी आपको हेल्प करती है। इसके बाद स्वास्थ्य अभियानों में योगदान, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, और ये सारी चीज़ें भी इसमें हेल्प करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या आपके राष्ट्रपति या कोई भी हेल्थ मिनिस्टर कोई ऐसा अभियान चलाता है तो उसको एलिबोरेट करने के लिए आपको हेल्प मिल जाती है अगर आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। इसके बाद पोषण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी। तो पोषण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे अगर किसी महिला को पोषण की प्रॉब्लम होगी तो वो महिला से बात करने में हिचकिचाएगी नहीं, आसानी से अपनी बात को रख सकती है। स्थानीय स्वास्थ्य समितियों का गठन और संचालन, ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य समितियों का गठन कर सकती है, उसको संचालित कर सकती है। टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण में प्रयासों के सहयोग, टीकाकरण में और जनसंख्या नियंत्रण में प्रयासों के सहयोग काफ़ी हद तक आप इस प्लेटफॉर्म पे उसको ओवरकम कर सकते हो, उसको काउंसलिंग कर सकते हो, उसके फ़ायदे बता सकते हो, उसको नुकसान बता सकते हो और उस चीज़ को मोटिवेट कर सकते हो, उसको काउंसलिंग कर सकते हो। ये सारे फॉर्म आपको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पे समुदाय पे आसानी से मिल जाएंगे और ये सारे काम वहाँ पे होते भी। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे समुदाय आधारित प्राथमिक सेवाएं के लिए। तो देखिए टीकाकरण जो होता है बच्चों को समय पर लाना और जागरूकता फैलाना, ये समुदाय की भूमिका है मेन, जो आशा और आंगनबाड़ी के थ्रू की जाती है और एएनएम के थ्रू की जाती है। इसके बाद प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भवती महिलाओं को केंद्र तक पहुँचाना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको आगे रेफ़र करना या उसके कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करना या उसको काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको प्रसव पूर्व देखभाल में देखने को मिल जाएंगी। कैसे अगर कोई उसको गंभीर बीमारी है तो उसकी पहचान करना, रोगों की निगरानी बुखार, खांसी आदि की जानकारी देना, या ऐसे कम्युनिटी में सबको सेम टाइप की बीमारी है तो उसको चिन्हित करना और उसका उचित समाधान निकालना, ये सारे आपके रोगों की निगरानी में आ जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, अन्य ग्रामीण को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उसका कहाँ से लाभ उठा सकते हैं, वो सरकार उसको क्या लाभ दे रही है, सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, उसके बारे में जानकारी देना। समुदाय आधारित प्राथमिक सेवाओं में ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व आसानी से हो जाएंगी।
इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर जो पीएचसी का उद्देश्य है वो है सभी लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उनके निवास स्थान के पास मिल जाएं, सस्ती मिल जाएं, सुलभ हों, आसानी से मिल जाएं, समान रूप से उपलब्ध हों, मतलब गरीब अमीर को समान रूप की सेवाएं मिल जाएं। इसका वास्तविक अनुप्रयोग तभी होता है जब यह सिद्धांत व्यवहार में उतारा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो तब आएगा जब आपका जो केयर डिलीवर है, मतलब जो आपका हेल्थ केयर डिलीवर है वो इन सबको एक्सेप्ट करे कि भाई अगर कोई अमीर आ रहा है तो उसको उसकी भी सेम अगर प्रॉब्लम है और गरीब आ रहा है उसकी भी सेम प्रॉब्लम है, तो उन दोनों को सेम रिगार्ड दे, सेम मेडिसिन दे, सेम तरीके से ट्रीट करे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट कर रहा है या फिर उसको सीरियसली ले रहा है। तो ये तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब उसके मन में भेदभाव की कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुप्रयोग। तो ग्राम और शहरी स्वास्थ्यों में केंद्रों में कैसे होगा, हेल्थ सेंटर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और उपकेंद्र सब सेंटर कहते हैं, उपकेंद्र को सब सेंटर कहते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी कहते हैं। पर सामान्य बीमारियों का इलाज, टीकाकरण, प्रसव सेवाएं आदि दी जानी चाहिए। मतलब इतनी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए पीएचसी पे और सब सेंटर पे कि इमरजेंसी में आप इन चीज़ों का इलाज वहाँ पे कर सकें। ये केंद्र सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है। मतलब सबसे पहले पेशेंट जाएगा गाँव का तो वो पहले कहाँ जाएगा, सब सेंटर पे जाएगा। सब सेंटर पे अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो वो पीएचसी पे जाएगा, पीएचसी पे नहीं निकलेगा तो सीएचसी पे जाएगा। अगर सीएचसी पे भी नहीं निकलेगा तब हम उसको डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं। नहीं तो ये छोटी छोटी बीमारियों का जो इलाज है वो सब सेंटर पे, सारे ही सब सेंटर पे समान रूप से सेम गाइडलाइन के साथ में वहाँ पे प्रिवेंट होने चाहिए, वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद देखिए बात करते हैं टीकाकरण अभियान की, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो बच्चों और माताओं को आवश्यक टीका देना चाहिए। रोगों की रोकथाम के लिए घर घर जाकर सेवा देना है, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलानी है ना, आपको टीबी की जांच करनी है, मलेरिया की जांच करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप घर घर जाके भी कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई भी एंडेमिक डिजीज़ आपको देखने को मिल रही है। और बच्चों और माताओं को तो टीकाकरण आपको सब सेंटर पर देना ही है और अपनी कम्युनिटी में भी इसका प्रचार करना है जिससे कि उनको पता हो कि भाई टीकाकरण कहाँ पर होता है। इसके बाद बात करते हैं आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से। तो पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पारिवारिक नियोजन, परिवार नियोजन, समुदाय की सेवाएं, ये सब आप आंगनवाड़ी और आशा की हेल्प से अपनी कम्युनिटी में इसका प्रचार कर सकते हो। घर घर जाकर स्वास्थ्य जानकारी देना और प्राथमिक उपचार देना, ये भी आपकी आशा और आंगनवाड़ी की हेल्प से हो सकता है, जो कि आपका कंसेप्ट पहले से ही हेल्थ डिपार्टमेंट में बना हुआ है। इसके बाद देखिए बात करेंगे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो बच्चों की स्वास्थ्य जांच, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता भी इसमें शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, साफ सफाई, पोषण, परिवार नियोजन, स्तनपान, संक्रमण नियंत्रण जैसी जानकारियां भी आपको स्कूल में दे सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने आरबीएसके की एक टीम भी बनाई है जिसमें आपके 2 डॉक्टर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, अदर स्टाफ होते हैं और वो हर स्कूल में जाके इस चीज़ की जानकारी देते हैं और छोटी मोटी दवाइयाँ भी देते हैं और बच्चों का चेकअप भी करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में इन्वॉल्व है और स्कूल में जाके ये प्रोग्राम जो है वो संचालित किया जाता है। इसके बाद देखिए सामुदायिक भागीदारी। तो स्वास्थ्य समितियों का गठन होना चाहिए। स्थानीय लोगों को शामिल करके योजनाएं बनाएं और लागू करें। मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों को शामिल करें, उनको पता होता है उनकी लोकल लेवल पे उनकी परेशानियाँ क्या क्या हैं, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो उनको शामिल करके समितियाँ बनाएं और फिर उनके ऊपर काम करें, उनको एस्टेब्लिश करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही महिलाएँ और बाल विकास योजना में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बच्चों को पूरक पोषण, कुपोषण की पहचान और समाधान के बारे में बताएं। इससे क्या होगा, महिलाएं भी इसमें अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और बेहतर हेल्थ। इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का राही अनुप्रयोग तभी संभव है जब यह समुदाय आधारित हो, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो और सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं कि जब जो भी गवर्नमेंट ने आपके प्रोग्राम चलाए हुए हैं वो सारे हमारे लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे सारे लोगों तक पहुँच जाएं, लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, लोगों को उसका लाभ कहाँ से उठाना है इसके बारे में जानकारी हो, उसका लाभ उठाने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में जानकारी हो और वो आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालें और आपको ये प्रोग्राम चलाने में हेल्प करें। तभी आप ये एस्टेब्लिश अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ये प्लान इतना अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसको अपने नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।